बेसिक सी बातें हैं जो हमें छोटी छोटी पढ़नी पड़ेगी। आप हेडिंग लिखेंगे त्वरण, या फिर आप इसको एसेलरेशन भी बोल सकते हैं, एसेलरेशन, त्वरण, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एसेलरेशन। और इसको किससे दर्शाया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से। संजय जी ऐसी बात नहीं है, बच्चे ऐप पर 150 से ऊपर हैं, लेकिन सब लाइव नहीं देखते, वो शुरू से पहली क्लास से देख रहे हैं, मतलब जो वीडियोस डाले हुए हैं वो देख रहे हैं शुरू से। लाइव बहुत कम देखते हैं, क्योंकि बच्चों को आपको पता है टाइम नहीं मिलता, तो वो आराम से कभी भी देख के पढ़ लेते हैं। तो चलो, एसेलरेशन त्वरण क्या होता है। सबसे पहले तो देखो ये त्वरण क्या है, इसी को हमें समझना है। एसेलरेशन क्या होता है, देखो किसी समय अंतराल के साथ, किसी भी समय अंतराल के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसे आप क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे आप क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बिल्कुल यदुवंशी से आपका सही है, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। लेकिन किसी समय अंतराल के साथ, आपको साथ में टाइम, क्योंकि अगर दर की अगर अपन बात करते हैं, रेट की अगर अपन बात करते हैं, तो वहां समय को इंक्लूड करना कभी मत भूल जाना, क्योंकि रेट हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास टाइम हो, हमारे पास क्या हो, समय हो। परवीन भी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग। सानवी गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअल में हमने डेफिनेशन अभी क्या बोली त्वरण की, कि देखो डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो डेफिनेशन से ही बनेगा। किसी समय अंतराल पर वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, एसेलरेशन कहलाती है। मींस क्या है, देखो एसेलरेशन को आप किससे डिनोट करेंगे, ई से, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। अब देखो स्मॉल ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, आप सिंपल वे में लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन। आप क्या लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल, समय अंतराल, कि किस समय पे आपका जो वेग है, आपकी जो वेलोसिटी है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, कितना चेंज हुआ है, उसे आप क्या कहेंगे, एसेलरेशन या फिर त्वरण कहेंगे। अब देखो यही फॉर्मूला आपको कैसे लिखा हुआ मिलेगा, यही फॉर्मूला आपको A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, इस फॉर्म में लिखा हुआ ज्यादा मिलेगा। और कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा त्वरण का एक सही फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है, वो आपको ऑप्शन में दे सकता है A इज इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन टी, A इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी, A इज इक्वल टू वी अपॉन टी, यानी कि वो कोई भी ऐसे ऑप्शंस बना सकता है जो गलत है, लेकिन सही ऑप्शन आपका क्या होगा, A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखो वेग में परिवर्तन, आप परिवर्तन कैसे निकाल सकते हैं, मान लो जैसे आप किसकी बात करें हम, जैसे परवीन की बात कर लेते हैं। परवीन ने क्या किया कि वो 25 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू कर रहा है। देखो वेग ज्यादा ही है, चाल की बात नहीं कर रही हूं, देखो वेग एक पार्टिकल का निकाला जाता है, लेकिन हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। उसका वेग कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे मान लो 25 मीटर प्रति सेकंड। और वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका वेग बढ़ता गया, क्योंकि मान लो आप जैसे बाइक चलाते हो, घर से निकलते हैं तो घर वालों का डर रहता है, तो हम धीरे धीरे इतनी सिंसियरली बाइक को या फिर स्कूटी को घर से निकालते हैं कि घर वाले क्या जानते हैं, वाह यार बच्चा तो बहुत सिंसियरली बाइक चलाता है, स्कूटी चलाता है। और उसके बाद जब अपन शहर की सिटी की गलियों में आते हैं कि यहाँ कोई देखने वाला है हमें, तो वहां हम अपनी पूरी हवा दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब आपने अपनी चाल को पहले से बढ़ा लिया। अब चाल में परिवर्तन कितना हुआ, आप 25 से चल रहे थे, अभी आपकी चाल कर रखी है आपने 80 से ऊपर या फिर 80 कर रखी है, तो परिवर्तन का मतलब आप 80 में से क्या घटाओगे, 25 घटाओगे। 80 में से क्या घटाओगे, 25 घटाओगे। क्यों घटाओगे, क्योंकि आपकी जो अंतिम चाल है, आपकी प्रारंभिक चाल क्या थी, कम थी, और आपकी अंतिम चाल का मतलब लास्ट में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां यू का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और v का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग, अंतिम वेग। अब क्या हुआ, देखो परवीन इस वेग से चल रहा था, उसका प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करेंगे, u से। तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग कम है ना,
तो हम कम को ज्यादा में से माइनस करते हैं। तो हुआ क्या कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हम परवीन को ये कहा गया कि तेरे वेग में परिवर्तन बता या फिर तेरी चाल में परिवर्तन बता, तो परवीन क्या बोलेगा, भाई जब मैं शुरू में चल रहा था तो मेरी चाल 25 थी और जब मैं लास्ट में पहुंचा तो मेरी चाल 80 से ऊपर चली गई, तो मेरी चाल में परिवर्तन हुआ, आप 80 में से कितना घटा दो, 25 घटा दो। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बना है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, अंतिम चाल में से क्या घटाना पड़ेगा, प्रारंभिक चाल, या फिर अंतिम वेग में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, प्रारंभिक वेग को घटाना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, वेग में परिवर्तन मिलेगा। क्या मिलेगा, वेग में परिवर्तन मिलेगा। बटे आप क्या लिख रहे हैं, समय अंतराल, भाई किस समय पे आपने शुरू किस समय पे किया था और अब किस टाइम तक आपकी चाल है वो कितनी है, अंतिम चाल है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है। रागिनी जी, उम्मीद, गुड मॉर्निंग सुनील, ठीक है। A इज इक्वल टू क्या हो गया, V माइनस यू अपॉन टी। यहाँ U क्या है, प्रारंभिक वेग, और V क्या है, अंतिम वेग। ये बात आपको समझ में आई। रागिनी सिंह, गुड मॉर्निंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम त्वरण का मात्रक लिखते हैं, हम त्वरण का क्या लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं। कोई बता सकता है मुझे त्वरण का मात्रक क्या होगा, कोई भी स्टूडेंट जो मुझे ये बता दे कि मैम त्वरण का मात्रक क्या होगा, एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होगा। बिल्कुल यदुवंशी, बिल्कुल सही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे निकलेगा, देखो वेग का मात्रक आपने क्या लिखा था मैम, हमने मीटर प्रति सेकंड लिखा था, ठीक है। बट्टे में आपको क्या दे रखा है, समय दे रखा है, फिर से समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। तो यहां त्वरण का मात्रक आपके पास में निकल के आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक क्या निकल के आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर सेकंड स्क्वायर भी नहीं होगा। रमेश जी ने सही कहा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि वेग का खुद का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सपोज करो आपसे पूछा जाए कि त्वरण एक कैसी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई बात नहीं, एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एक सदिश राशि है या फिर एक अदिश राशि है। अब वो पता कैसे लगाना है, मैंने कल आपको बता दिया था कि दूरी और विस्थापन अगर आपको याद है तो आप सब कुछ बता सकते हैं। अब देखो हमने कल निकाला था वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन कैसी राशि थी, सदिश। तो हमने ये लिखा था कि वेग, वेलोसिटी भी एक कैसी राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। देखो समय को तो आप क्वांटिटी मान ही नहीं सकते, कल चर्चा हमने कर ली थी कि आप समय को ना तो वेक्टर बोल सकते ना स्केलर बोल सकते, इसको तो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। मैंने समय को हटा दिया तो हम त्वरण किसके आधार पर निकालेंगे, वेग के आधार पर निकालेंगे। किसके आधार पर, वेग के आधार पर। वेग एक कैसी राशि होती है, आप क्या कहेंगे मैम, वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि जो ये त्वरण है ये भी एक कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी आप क्या बोल सकते हैं, एक सदिश राशि होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी एक कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी या फिर एक सदिश राशि होगी। इतनी बात क्लियर है, आ गई बात समझ में। अब देखो इस त्वरण की आपसे विमा लिखवाई, राजवीर लेट हो गया, गुड मॉर्निंग। अगर आपको त्वरण की विमा लिखनी पड़े, ठीक है, तो हम विमा को किस फॉर्म में लिखते हैं, आप बोलेंगे मैम हम MLT की फॉर्म में लिखते हैं, MLT। और मैंने बता दिया था कि M क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान आपको किस में मिलेगा, या तो केजी में या फिर किस में मिलेगा, ग्राम में। L क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ आपको या तो मीटर में मिलेगी, सेंटीमीटर में मिलेगी, ठीक है। आपको T का मतलब क्या होता है, समय, समय आपको मोस्टली किस में मिलेगा, सेकंड में या फिर घंटे में। अब यहां देखो हमारे पास मात्रक में मीटर है, मीटर का मतलब लेंथ है, कहीं द्रव्यमान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। M की पावर कितना करो, 0। L की पावर आप कितना करेंगे, 1। समय की पावर कितनी है, 2। ये 2 ऊपर जाएगी तो किसकी होगी, माइनस की होगी। आप T की पावर कितनी लिख देंगे, -2। यानी सिंपल सी बात है, इसकी विमा आ गई L1 T -2। किसकी विमा है, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण की विमा है। ये किसकी विमा हो गई, एक्सेलरेशन या फिर त्वरण की विमा हो गई। बात समझ में आई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। त्वरण क्या होता है,
हाँ दिनेश, गुड मॉर्निंग। त्वरण क्या होता है? वेग में किसी समय अंतराल के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। आप क्या बोलेंगे? हम इसको ए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्मॉल ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v क्या होता है? अंतिम वेग, और u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से क्या होता है? ज्यादा होता है। अंतिम वेग हमेशा प्रारंभिक वेग से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम अंतिम वेग में से किसको घटाते हैं? प्रारंभिक वेग को घटाते हैं। ठीक है, तो अपने क्या लिख दिया इसको? v माइनस यू। ये क्या हो गया? वेग में परिवर्तन हो गया। हमें अगर इसका मात्रक निकालना है तो हम मात्रक कैसे निकालेंगे? वेग में परिवर्तन, यानी वेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और समय नीचे दे रखा है तो फिर से क्या आएगा? सेकंड। तो मात्रक क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसकी विमा लिखना चाहते हैं, द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ नहीं है तो m की पावर 0 हो गई। लंबाई दे रखी है, लंबाई की पावर कितनी हो गई? 1। समय दे रखा है सेकंड स्क्वायर, नीचे ऊपर गया तो सेकंड स्क्वायर माइनस में आ गया, तो m0 L1 t कितना हो गया? -2। फिर हमने क्या लिखा कि यहाँ पे देखो समय को तो कोई क्वांटिटी मानते नहीं है, समय को यहाँ नेग्लेक्ट करो। और हम ये कैसे बताएंगे कि त्वरण एक सदिश राशि है या फिर एक अदिश राशि, वेक्टर है या स्केलर है? तो हम वेग पे बात करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि वेग एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो वेग एक सदिश राशि है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, त्वरण है, ये भी एक कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, एक सदिश राशि होगी। ठीक है, जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन आया समझ में आपको? ऐसे अनिल भी आ गया है, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है। अब आपको एक सवाल करके दिखाना है मुझे जल्दी से, कौन कर सकता है? एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सा अच्छा पढ़ता है या फिर जिसके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। देखो, एक व्यक्ति है, यहां से चलना शुरू करता है और वो यहां तक 2 घंटे में, ध्यान से सुनना, 2 घंटे तक उसकी जो चाल है वो रहती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब 2 घंटे तक वो अपनी चाल को रखता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अगले 1 घंटे में, जैसे आप एक बार जैसे 2 घंटे के अंदर उसकी जो चाल थी वो कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब अगले घंटे उसकी चाल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, और अगले 1 घंटे में वो अपनी चाल को कर लेता है 120 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? तो इस व्यक्ति की औसत चाल कितनी है? एवरेज स्पीड बताओ। इस व्यक्ति की एवरेज स्पीड बताओ। इस मतलब ऐसे हुआ, जैसे उदाहरण लो सानवी का, सानवी ने चलना शुरू किया, जैसे स्कूटी चला रही है, तो 2 घंटे तक इसकी चाल कितनी थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन अगले 1 घंटे में इसको क्या करना था कि जल्दी पहुंचना था, तो इसने अपनी चाल को बढ़ाया और 80 से कितना किया? 120 किलोमीटर प्रति घंटे। अब सानवी से पूछा गया कि तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी औसत चाल फिर कितनी थी? रमेश जी बता रहे हैं 200/3। करो, सभी करो एक बार जल्दी से। एवरेज स्पीड का मतलब तो समझते हो ना भाई, आप जानते ही होंगे, बाइक वाइक चलाते हो तो एवरेज स्पीड क्या होती है? गाड़ी वगैरह भी चलाते होंगे, कोई ट्रैक्टर भी चलाता होगा।
एक बार फिर से करो योगी जी, चेक करो एक बार आपका सवाल। एक बार योगी फिर से चेक कर देखे। योगी चेक कर, चेक कर। क्या हुआ दीपक? मैम आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या फिर मैथ? पढ़ा तो फिजिक्स ही रही हो। एक बार आप चेक करो देखे। दीपक चेक करो, फिर से चेक करो एक बार। सबका 200/3 आ रहा है। गलत है। गलत है आपका आंसर। दोबारा करो, चेक करो दोबारा से। संजय 380/3। तू एक बार और चेक कर ले, अब की बार संजय तेरा सही आएगा। एक बार और चेक कर ले। राजवीर सिंह 40/3। अनिल का बिल्कुल सही है। एक स्टूडेंट तो ऐसा निकला जिसका आंसर सही है। संजय बोला था ना मैंने, एक बार और चेक कर ले तेरा सही होगा। अनिल का सही है, संजय का भी सही है। अब तो तुम चीटिंग कर ही सकते हो। अब पता है तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की है? सबसे बड़ी गलती देखो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करना, और वही तुम लोगों ने करी है। देखो हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। एक फॉर्मूला मैंने आपको कल ही सिखाया था। एक फॉर्मूला मैंने आपको कल ही सिखाया था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और ये मैं नहीं सिखा रही, ये 6th क्लास से आप सीखते आ रहे हैं। 6th क्लास में आ जाता है ये, चाल बराबर दूरी बटा समय। जब अपन एवरेज स्पीड निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं ना, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, ये क्या आ जाती है आपकी औसत चाल आ जाती है। औसत चाल बराबर क्या लिखेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। अब आपने सबसे बड़ी गलती पता है क्या की है? आपने भाई ये दूरी नहीं है, मैंने ये चाल दे रखी है आपको। आपने कुल दूरी को क्या कर दिया, 80 120 को जोड़ा 200, और 200 बटे समय कितना है 3, तो 200/3। बट एग्जामिनर इतना बावड़ा नहीं है, इतना सीधा सवाल नहीं देगा आपको। तो ये चाल दे रखी है आपको, दूरी निकालनी पड़ेगी। यहां से देखो दूरी बराबर क्या हो गया, दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय। यानी मैं स्पीड इनटू टाइम लिख दूं, चाल गुना समय। जैसे दूरी 1 निकालो, d1 दूरी निकालो, चाल कितनी थी 80, समय कितना था 2, तो दूरी कितनी, इसने इस समय तक कितनी दूरी तय की 160 किलोमीटर। क्लियर है? इसके बाद अब यहां से शुरू किया, जैसे ये d1 हमने निकाल दी 160 किलोमीटर है। अब आप d2 निकालो। आप d2 कैसे निकालोगे, चाल कितनी है 120, समय कितना है 1, कितनी हो गई 120 किलोमीटर। ये d2 हो गई। अब आपको कुल दूरी लिखनी है। पहले आपने कितनी दूरी तय की थी 160, फिर अगले घंटे में आपने कितनी दूरी तय की 120। आपको टोटल समय कितना लगा 3 घंटे। 2 घंटे यहां लग गए और 1 घंटा यहां लग गया, 3 घंटे लग गए। तो यहां इसको जोड़ो आप, ये कितना हो गया 0, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया 2, 280/3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपकी एवरेज स्पीड थी, ये आपकी औसत चाल थी। आई बात समझ में? हम कैसे निकालते हैं, यहां से सीधी सी बात है, इतना करने की जरूरत ही नहीं होती। चाल दे रखी है, समय दे रखा है, पहले दूरी निकालो। 8 दूनी 16, 160 किलोमीटर आपने यहां तक आप चले हो। ठीक है, इसका मतलब आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, आप बाइक गाड़ी वगैरह ऐसे ही चलाते हो। अरे चलाते तो कम से कम हमें पता तो होता है ना कि हम इस चाल से चल रहे थे और इतनी डिस्टेंस अभी हमने कवर की है, हमें टाइम इतना लगा है। ये थोड़ा हम टेक्निकल होते हैं।
ठीक है। फिर अगले घंटे में देखो, अगले घंटे में आपने कितनी दूरी तय की, आपकी चाल कितनी थी 120 किलोमीटर प्रति घंटे, और आपके पास समय कितना था 1 घंटा। तो आप दूरी कैसे निकालोगे, 120 इंटू 1, दूरी कितनी होगी 120 किलोमीटर। अब कुल दूरी निकालनी है, तो कुल दूरी क्या होगी 160 चले, फिर आप 120 चले तो कितना चले 280। आपको टोटल समय कितना लगा 3 घंटे, तो 280/3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारी क्या थी, एवरेज स्पीड थी, औसत चाल थी। तो ऐसे सवाल कोई जरूरी नहीं है मैथ्स में पूछ जाते हैं, ऐसे सवाल हमारे फिजिक्स में भी एनटीपीसी के अंदर देखो जो न्यूमेरिकल है ना वो घुमा घुमा के आते हैं। जैसे पिछली बार एक न्यूमेरिकल आया था, एक पनडुब्बी है वो एक किनारे से चलना शुरू करता है, फिर दूसरे किनारे तक ऐसे 3 राउंड मारता है और उसको इतना समय लगा। वहां पे भी उसकी एवरेज स्पीड ही पूछी थी, पूरा सवाल मेरे को याद नहीं है लेकिन वहां पे भी उसकी एवरेज स्पीड ही पूछी थी। और सवाल ऐसे पूछा गया था कि एक पनडुब्बी है, समुद्र के एक किनारे से चलना शुरू करता है, दूसरे किनारे तक जाने में उसकी चाल इतनी थी, फिर दोबारा वो इसी तरीके से वो 3 चक्कर लगाता है, फिर चौथा चक्कर वो आधा कर पाता है, तो लास्ट में पूछा जाता है कि उसने कितनी दूरी तय की होगी, कितनी डिस्टेंस उसने तय की होगी। समय दिया हुआ होता है, हमें चाल दी हुई होती है, लेकिन अटक कहाँ गए थे हम कि चौथा चक्कर लगाया था वो उसने आधा ही लगाया था, तो उस जगह हम अटक गए थे। तो थोड़ा सा सोचा करो पहले और फिर क्वेश्चन किया करो। अब तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं हम आर्ट्स से हैं तो हमें समझ में नहीं आता, हम आर्ट्स से हैं तो हम समझ में नहीं आता। अबे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम 10th तक भी आर्ट्स से ही थे क्या भाई? ये चीजें सारी 10th में आती है, तो तुम 10th में भी आर्ट्स कॉमर्स में ही थे क्या, या फिर बायोलॉजी में ही थे क्या? ऐसा थोड़ी होता है, ये सारी चीजें 10th की है और आप 10th तक पढ़ के आए हो। तो कभी भी ये बोल के अपना पीछा मत छुड़ाया करो कि किसी भी सब्जेक्ट से कि मैं आर्ट्स से था, या फिर साइंस वाले बच्चे कभी ये मत बोला करो जब जीके समझ में नहीं आ रही हो तो कि मैं साइंस से था तो मुझे जीके नहीं आ रही। तूने 10th तक उन चीजों को पढ़ा है, बस 2 ही क्लासें तो नहीं पढ़ी, 11th 12th। हाँ, कुछ ऐसा ही सवाल था संजय, मुझे क्लियरली याद नहीं है, मैं बता रही हूँ मुझे क्लियरली याद नहीं है। ऐसे राउंड उसने किए थे और लास्ट में उसकी डिस्टेंस उसने पूछी थी। मैंने बोला ना मुझे क्लियरली सवाल याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है। नेक्स्ट चलो, अब आप हेडिंग लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। ओके, ठीक है। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अभी हमने जो विस्थापन पढ़ा था वो कैसा था, रेखीय विस्थापन था। अब देखो सवाल आजकल थोड़े डिफिकल्ट आने लगे, रेखीय विस्थापन की तुलना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन से करवाने लग गया। रेखीय वेग है उसका रिलेशन बनवाने लग गया कोणीय वेग के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अब ये होता क्या है, देखो हमें नाम से ही पता चल रहा है विस्थापन क्या था, छोटी से छोटी दूरी थी उसको हमने विस्थापन कहा था। कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो छोटी से छोटी दूरी है, शॉर्टर जो लेंथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन को हम किस में माप सकते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में हम विस्थापन को माप सकते हैं। यहां आपको एक बात याद रखनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि किसी थीटा के साथ, किसी भी कोण के साथ, जैसे हमने पढ़ते हैं कि ये वृत्तीय गति है, हमने कल पढ़ी भी थी, तो वृत्तीय गति में अगर कोई घूमा है तो वो किसी थीटा के साथ ही तो घूमा होगा। जैसे यहां तक ये घूमा तो इसने कितना एंगल बनाया था, 360 एंगल, 360 डिग्री का कोण बनाया था। तो किसी कोण के साथ कोई भी वस्तु है वो कितनी दूरी तय करती है, वो ही उसका क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, कोणीय विस्थापन होता है। इसकी चर्चा हमने कल कर ली थी, लेकिन कल हमने ये नहीं पढ़ा था कि ये होता क्या है, ये एंगुलर। कल हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, विस्थापन निकाल रहे थे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी थीटा के साथ, किसी कोण के साथ, अब वो 0 डिग्री से लेके 360 के बीच में किसी भी कोण की बात कर सकते हैं, तो किसी थीटा के साथ अगर कोई वस्तु कोई डिस्टेंस को कवर करती है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, कोणीय विस्थापन उसका निकाल सकते हैं। यहां से जो सवाल आपसे पूछा जाता है कोणीय विस्थापन से, वो पूछा जाता है आपसे मात्रक का।
आपसे सवाल किसका पूछा जाता है? मात्रक का। और ये कैसी राशि है, वेक्टर है या फिर स्केलर है? दो सवाल यहां से पूछे जाते हैं। देखो, रेखीय विस्थापन का मात्रक क्या था? मीटर, किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर। बट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, कोणीय विस्थापन होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। सॉरी, रेडियन मैंने लिख दिया है, मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा। और ये बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, कोणीय विस्थापन भी एक कैसी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक प्रकार की सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन भी एक कैसी राशि है? एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, एक प्रकार की सदिश राशि है। ठीक है, अब अगर आपको इसकी विमा लिखनी पड़ जाए, विमा, जैसे अगर अपन विस्थापन की, रेखीय विस्थापन की बात कर रही हूं मैं, अगर हम रेखीय विस्थापन की विमा लिखते हैं, जैसे मैंने ये लिख लिया रेखीय विस्थापन, अगर हम रेखीय विस्थापन की विमा लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? केवल m0 हो गया, L1 है, और t क्या हो गया? 0 हो गया। क्योंकि विस्थापन में केवल क्या आएगी? लंबाई आएगी। तो लंबाई के लिए अपन सीधा सा क्या लिख देंगे? L1 लिख देंगे। m भी 0 होगा और t भी क्या होगा? 0 होगा। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की विमा लिखनी है तो आप सीधी सी विमा लिख सकते हैं, ये एक विमाहीन राशि है। ये एक कैसी क्वांटिटी है? एक विमाहीन राशि है। कहीं आपको मीटर नहीं दिख रहा, कहीं आपको किलोग्राम, ग्राम नहीं दिख रहा, कहीं आपको समय नहीं दिख रहा, तो आप क्या लिखेंगे इसकी विमा? m0, L0, T0। अब 0 का मतलब है कि इस राशि की कोई विमा बन ही नहीं सकती, इस राशि की कोई विमा बन ही नहीं सकती। तो ये कैसी राशि है? एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती। तो सिंपल सवाल पूछ लिया जाता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन क्या है? डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती, पर डेफिनेशन आपको क्या याद रखनी कि किसी थीटा के साथ कोई वस्तु कितनी शॉर्टर लेंथ पे चलती है, वही उसका क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किसमें मात्रक क्या बोल सकते हैं? इसका रेडियन होता है। रेडियन किसी थीटा एंगल को मापने के लिए काम में लिया जाता है। डिग्री और रेडियन का नाम आपने सुना होगा। ये एक कैसी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। बट ये एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं बन सकती। तो हम इसको क्या लिख देते हैं? m0, L0, T0। ना तो इसमें मास है, ना इसमें लेंथ है, ना ही इसमें क्या है? टाइम है। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो, जैसे ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं, इसके बाद बात आ जाती है किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की। क्योंकि कोणीय विस्थापन होगा तो कोणीय वेग भी होगा, और कोणीय वेग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोणीय वेग ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोणीय वेग का आवर्ती के साथ संबंध होता है, रेखीय वेग के साथ संबंध तो बहुत बार पूछा गया है। एनटीपीसी में तो हर बार सवाल यहां से पूछा जाता है। तो अब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग लिख लेना, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता ही है कि वेग क्या होता है। वेग क्या है? विस्थापन बटे समय। तो कोणीय वेग क्या हो गया? कोणीय विस्थापन बटा समय। आप क्या लिख देंगे? कोणीय विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो आप कोणीय विस्थापन को आप किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। थीटा से, ध्यान से सुनो, एंगुलर वेलोसिटी है, इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। ये साइन क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा साइन क्या होता है? ओमेगा। इसका जो सिंबल होता है एंगुलर वेलोसिटी का, वो सिंबल क्या होता है? ओमेगा होता है। ठीक है, ये ओमेगा है, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब देखो ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। आप सीधा लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन बटा समय, टाइम। अब हम कोणीय विस्थापन को किससे लिखते हैं? डेल थीटा से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? डेल थीटा से लिखेंगे। तो ओमेगा बराबर एक फॉर्मूला निकल के आया, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन टी।
हम सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिलेगा। सवाल क्या पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा एक कोणीय वेग है, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ओमेगा बराबर माइनस डेल थीटा अपॉन टी, ओमेगा बराबर थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी, ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको याद क्या रखना है, ओमेगा कोणीय वेग, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन टी। डेल थीटा क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा क्या है, समय है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन बटा समय। डिनोट किससे किया, ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल थीटा अपॉन टी। अब अगर इसका आपको मात्रक निकालना है तो आप मात्रक सीधा इसका निकाल सकते हैं। मात्रक कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। मात्रक कोणीय विस्थापन का क्या होता है, रेडियन। और आप समय को किस में ले लोगे, सेकंड में। तो मात्रक क्या हो गया इसका, रेडियन प्रति सेकंड। मात्रक क्या हो गया, रेडियन प्रति सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ कि इसकी विमा हम लिख सकते हैं क्या, इसकी विमा को लिखा जा सकता है क्या? आप क्या बोलेंगे, मैम इसकी विमा लिखी जा सकती है। क्यों लिखी जा सकती है, क्योंकि रेडियन तो है, रेडियन को तो छोड़ो, लेकिन समय तो आ रहा है, समय आ रहा है, तो हम इसकी विमा को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और विमा को आप कैसे लिखोगे, देखो आपके पास में मास भी कितना है, 0 है, लंबाई भी आपके पास में कितनी है, 0 है, लेकिन आपके पास में समय दिया हुआ है, और समय सेकेंड नीचे ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, -1, यानी आप इसकी विमा को सीधा लिख सकते हैं t-1। अब सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि t-1 किसकी विमा होती है, आप क्या बोलेंगे, कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन टी। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाए कि बताओ कोणीय वेग एक कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर है? आप क्या कहेंगे कि अगर कोणीय विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है, ओमेगा जो है, कोणीय वेग जो है, ये कोणीय वेग भी एक कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार की सदिश राशि है। एक प्रकार की कैसी राशि है, सदिश राशि है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। देखो ज्यादा कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, बातें यहाँ याद करने की जरूरत है कि एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, जैसे कि रेखीय वेग क्या था, विस्थापन बटा समय, वैसे ही कोणीय वेग क्या हो गया, कोणीय विस्थापन बटा समय हो गया। और कोणीय विस्थापन को हम किससे दर्शाते हैं, थीटा से। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन टी। अब देखो आपको पता है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो हमने क्या लिख लिया इसको, रेडियन, और समय को सेकंड, तो रेडियन प्रति सेकंड। अब देखो अगर इसकी विमा आपको लिखनी है तो मास यहां दिया हुआ नहीं है, तो मास कितना हो गया, 0, लेंथ भी 0, लेकिन समय दिया हुआ है, समय ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो m0 l0 और t कितना हो गया, -1 हो गया। यानी आप सीधा लिख सकते हैं इसको t-1 इसकी क्या है, विमा है। और एक कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। मुझे जल्दी से बताओ ये बात आपको समझ में आई क्या कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? आ गई ये बात समझ में आपको? भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये सारी बातें हमें पता होनी बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान रखना, मौसम बहुत चेंज हो रहा है, डेंगू वगैरह का टाइम चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि दिन में बहुत धूप पड़ती है, सुबह ठंड, तो तबीयत का थोड़ा ध्यान ही रखना। फिर अगर थोड़ी सी भी जुकाम हो गई तो फिर आपको पता है कोरोना का डर रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखना। धूप से आ रहे हो तो सीधा पंखे के पास नहीं जाना होता, नहा के आ रहे हो तो भी आप पंखे के नीचे खड़े नहीं होते। मेरे देखो ये एक एलर्जी होती है, मतलब जैसे अपन धूप से चल के आते हैं, जैसे मान लो कि मैं स्कूटी से आई, धूप से आई, तो पसीने आ रहे होते हैं, फिर क्लास का टाइम हो रहा होता है, तो क्लास छोड़ने के बाद, एक क्लास छोड़ने के बाद दूसरी क्लास लेनी होती है, तो एसी चल रही होती है, तो टेम्परेचर देखो एकदम से कितना चेंज होता है। बाहर का टेम्परेचर मान लो 45 है, 40 45 से ऊपर है, अंदर आते ही टेम्परेचर मिलता है हमें 20 22 20 22, तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है।
और जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर से पंखे के नीचे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर क्लास के अंदर आएंगे तो फिर से टेम्परेचर डाउन। तो उस वजह से क्या है कि थोड़ा एलर्जी सी ही हो जाती है ये। तो टेम्परेचर फिलहाल बहुत ज्यादा बदल रहा है, ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है तो हम कोई काम नहीं कर पाते। सबसे पहले हमारी हेल्थ अगर हमारी ठीक है, हम स्वस्थ हैं बिल्कुल, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि एग्जाम आपकी पास में आ रही है और बीमार पड़ गए, मान लो डेंगू वगैरह हो गया, टाइफाइड हो गया, तो 1-1.5 महीना आराम से ले जाएगी। डेंगू टाइफाइड हो गया ना तो फिर 1 महीना आराम से ले जाएगी, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलो, अब आपसे सवाल पूछा जाता है कोणीय वेग और आवर्ती के बीच का रिलेशन, संबंध। सवाल देखो पूछा भी गया है, सीधा पूछा जाता है कि कोणीय, निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, किसके लिए, कोणीय वेग और आवर्ती के रिलेशन के लिए। तो सवाल आपको हेडिंग लिखनी है, कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा वह आवर्ती के मध्य संबंध। आवर्ती को आप क्या लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सानवी सुन लेना, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, कोणीय वेग व आवर्ती के मध्य संबंध। कोणीय वेग व आवर्ती के मध्य संबंध, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के मध्य क्या रिलेशन होता है। देखो यहाँ पे जो आवर्ती है हम इसको एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एन से, और कोणीय वेग को ओमेगा से। अब देखो आपने 7th 8th 9th में पढ़ा भी है ये बात, लेकिन हम भूल चुके हैं क्योंकि उस टाइम तक हमें रट्टे मारने होते थे, हम पेंसिल से लिखते थे, मिटाते थे, नंबर आ रहे नहीं आ रहे, कैसे आए, हमें कुछ पता नहीं होता था, हम जानते ही नहीं थे। हमें इतना पता होता था कि अगर ये सवाल आएगा कोणीय वेग और आवर्ती के बीच का रिलेशन आएगा तो हमें ये बात लिख के आनी है। हम प्रैक्टिकली किसी बात को नहीं समझ सकते थे, और हमारी एजुकेशन ऐसी रही भी नहीं। भाई मैं तो खुद की बता रही हूँ, हमारी एजुकेशन ऐसे रही भी नहीं कि हमें प्रैक्टिकली किसी चीज को सिखाने की कोशिश की गई हो, या फिर बेसिकली हमें बेसिक कंसेप्ट करके क्लियर करके किसी भी चीज को सिखाने की कोशिश की गई हो। तो उस टाइम क्या, अभी भी ऐसा ही है, कॉलेज कब हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता, डिग्रीज हमारे पास होती है, क्या सिलेबस था वो हमें नहीं पता चलता है, इंडिया है हमारा। कोणीय वेग और आवर्ती के बीच का संबंध, एक रिलेशन आपने पढ़ा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, शायद पढ़ा होगा, एक छोटा सा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। यहां पे ये टी क्या होता है, सबसे पहले तो टी को हम बोलते हैं आवर्तकाल, टी को हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। अब तो कुछ याद आ रहा है क्या, पेंडुलम का आवर्तकाल निकालते थे, हमें टीचर यूं पढ़ाता था कि पेंडुलम क्या होता है, जो ऐसे हिलता रहता है घड़ी में, उसे हम पेंडुलम बोलते हैं। लेकिन उसका कंसेप्ट, उसकी थ्योरी, उसका सिद्धांत हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार ऐसा इसमें क्या है कि एनी टाइम हिलता रहता है और घड़ी चलती रहती है, जब ये हिलना बंद कर देगा तो घड़ी भी चलना बंद कर देगी, ऐसा क्या होता है, हम उस टाइम तक नहीं समझते थे। उसको आप क्या बोलते थे, आवर्तकाल बोलते थे, वहां से हम उसका आवर्तकाल निकाल सकते थे। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/T, एक फॉर्मूला होता है। और आवर्ती आपने पढ़ा होगा कि जो आवर्ती होती है वो आवर्तकाल की व्युत्क्रम होती है, यानी हम क्या लिखते थे, आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल। देखो ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकती। आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल, यानी आप आवर्ती को किससे डिनोट करते हैं, एन से, बराबर क्या होता है, 1/T। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बिल्कुल कि एन बराबर क्या होता है, 1/T होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको 1/T मिल सकता है ना, कैसे मिलेगा, आप इसको क्या लिख दो, ओमेगा बराबर, मैंने लिख दिया इसको 2π मैं 1/T लिख सकती हूँ, इसको मैंने अलग से लिख लिया। अब मुझे ये बताओ कि 1/T n बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो हमने क्या लिख लिया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π, और 1/T को मैं क्या लिख सकती हूँ, n लिख सकती हूँ, तो मैंने क्या लिख लिया, 2πn।
मुझे बताओ ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, और एन क्या है, आवृत्ति। रिलेशन निकल के आया कि नहीं निकल के आया, आया ना। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक कोणीय वेग और आवृत्ति के बीच का संबंध सही है, तो वो आपको याद रखना है ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, जहां ओमेगा कोणीय वेग होता है और एन आवृत्ति होती है। अब आप बोलेंगे मैम आया कैसे, तो कंसेप्टली मैंने आपको निकाल के बताया, एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। यहाँ देखो टी क्या होता है, आवर्तकाल होता है, और एक बात हमें पता है कि आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है वो आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम आवर्ती बराबर क्या लिखते हैं, 1/, आवर्तकाल, यानी कि n इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 1/t लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं 1/t को क्या लिख दूंगी, n लिख दूंगी, तो ये हो गया 2π और 1/t क्या हो गया, n। तो ये रिलेशन आ गया कोणीय वेग का आवर्ती के साथ, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। हो सकता है आपको आवर्ती देके कोणीय वेग पूछ ले, हो सकता है आपको कोणीय वेग देके क्या पूछ ले, आवर्ती पूछ ले। अब बताओ जल्दी से, अब समझ में आया आपको? अब तो शायद समझ में आ गया होगा कि कोणीय वेग और आवर्ती के बीच का जो रिलेशन है, संबंध है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। बताओ जल्दी बताओ। तो तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, सब ठीक तो चल रहा है? क्या हुआ? ये बात समझ में आई, सब ठीक चल रहा है ना? तुम जवाब नहीं देते तो मुझे लगता है कोई टेक्निकल दिक्कत तो नहीं आ गई है, तो इसीलिए जल्दी बता दिया करो। फिर से बताओ मैम। देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t। तो इस फॉर्मूले को देखो, मैं इस फॉर्मूले को खोल के अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ओमेगा बराबर 2π × 1/t, मैं लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को जब 1/t मिल गया तो 1/t को मैं क्या लिख दूं, n लिख दूं। तो 1/t को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे n लिख दिया, और ये क्या हो गया, 2π। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2πn हो गया। ठीक है, अच्छा गर्ल्स खाना बनाने गई, काम करना ही पड़ेगा भाई। तुम लोग तो निठल्ले होते हो, कुछ करते नहीं हो। सही बात है, बस थोड़ी सी हवा मारी आते हो बाहर जाके, इवनिंग में मॉर्निंग में हम रनिंग करने गए थे, हम वो करने गए थे। अब लड़कियों का काम क्या है, घर पे पढ़ाई करनी है तो खाना बनाने की आवाज आ जाती है, चाय बनाने की आवाज आ जाती है, लाइफ है, चलता है भाई। चलो नेक्स्ट आप एडिंग लिखो। ये आपको बताना है कोणीय वेग व रेखीय वेग के मध्य क्या संबंध होता है। कोणीय वेग को आप किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से। कोणीय वेग को आप ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय वेग व रेखीय वेग के मध्य संबंध, कोणीय वेग व रेखीय वेग को आप v से दर्शाएंगे। रेखीय वेग के मध्य संबंध एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो वो मुझे बता सकता है, कोणीय वेग और रेखीय वेग के मध्य क्या संबंध है। कोई बात नहीं राजवीर, चलो बताओ जल्दी बताओ, सभी करते हैं काम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। कोणीय वेग और रेखीय वेग के मध्य क्या संबंध होता है। बताओ बताओ जल्दी बताओ। कोणीय वेग और रेखीय वेग के मध्य क्या संबंध है। अच्छा सानवी, कोई बात नहीं,
बताओ जल्दी, कोई नहीं बता सकता। फिर आज क्लास को थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं, बोला भी नहीं जा रहा है। टी, संजय क्या बोल रहे हो? कुछ भी याद नहीं है क्या तुम्हें? छोटी क्लास होगा, 10 तक का कुछ भी याद नहीं है? मैं लिखवा देती हूँ, चलो। कुछ भी याद नहीं है ना? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, भी याद आएगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटा सा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब हम इक्वेशन सॉल्व करते थे तो बीच में इस फॉर्मूले को काम में लेते थे, V बराबर आर ओमेगा को। 10th तक ये बातें सारी आ चुकी है, लेकिन हमें पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे V क्या होता है आपका? रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग। R होती है रेडियस, त्रिज्या। कोणीय वेग होगा तो त्रिज्या तो आएगी, और ओमेगा आपका क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कभी भी की होगी 10th, बातें तो याद रहती है ना, अगर कंसेप्ट से पढ़ी होगी तो। याद रखना है V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा सानवी, 1958 में दिमाग खराब है क्या रमेश तेरा? 1958 में तूने 10th करी थी। तू जन्मा ही होगा 1958 के, क्या 1990 के बाद में, तो हो सकता है 95 के बाद का भी हो, या फिर अपने दादा का लिख रहा है। ठीक है, चलो आज इतना काफी है। कोई बात नहीं संजय। अच्छा, आपने 2010 में करी थी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर बाय सभी को, टेक केयर। 11 बजे वाली क्लास में आ जाना। कल करा देंगे अनीता, कल करा देंगे। ठीक है, चलो बाय सभी को, टेक केयर, ध्यान रखना और पढ़ लेना इसको एक बार। ठीक है, बाय सभी को, बाय बाय बाय। सानवी, रमेश बाय, अनीता बाय, राजवीर बाय। रविंदर भास्कर 1805 पे की थी। अबे झूठ मत बोला करो तुम सुबह सुबह, इतनी बोला करो कि अगला इसको कम से कम मान ले। संजय बाय बाय। अविनाश, अब प्रूफ किसका? प्रूफ कि 1805 में करी थी, 1858 में करी थी। कल करा देंगे परवीन, कल करा देंगे।
हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखना, अब चलते हैं ना। ठीक है।